बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू शेरी नॉवेल्स आर्क। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाकर नई कहानियों का नोटिफिकेशन हासिल करें। शुक्रिया। पेशे खिदमत है खौफ और दहशत में डूबी एक खौफनाक कहानी। पुरस्रार सांप। मैं इस वक्त न्यू सईदाबाद के शाही बाज़ार की नुक्कड़ पर खड़ा हूँ। ये शाही बाज़ार कभी चंद दुकानों पर मुश्तमिल था, मगर अब शाही बाज़ार बहुत बढ़ चुका है। दुकानों की तादाद भी आबादी बढ़ने के साथ साथ बढ़ चुकी है। एक वक्त था कि सुबह के वक्त भी शाही बाज़ार में सन्नाटा हुआ करता था। अब पूरा दिन शाही बाज़ार में रौनक नज़र आती है। दुकानें भी सामान से भरी हुई हैं। हैदराबाद से तकरीबन 2 घंटे की मुसाफत पर न्यू सईदाबाद है, जिसका शुमार गांव में होता था, मगर देखते देखते आबादी इतनी फैल चुकी है कि वो गांव की बजाय शहर मालूम होता है। मैं अपने कज़न के वलीमे और उसकी बहन की शादी में शिरकत करने की गर्ज से आया हूँ। मैं अभी शादी और वलीमे का खाना खाकर फारिग हुआ हूँ। शहरों में बड़ी सख्ती होने पर भी शादी हाल में खाना इतनी ताख़ीर से मिलता है कि अपने घर पहुँचते पहुँचते रात के 2-2:30 बज जाना मामूल बन चुका है। न्यू सईदाबाद में किसी भी किस्म की कोई सख्ती नहीं है, फिर भी बारात का खाना सुबह 11 बजते ही शुरू कर दिया जाता है। गांव के लोग आते हैं, खाना खाकर चले जाते हैं। जब तक बारात शहर से पहुंचे, गांव के लोग खाने से फारिग हो चुके होते हैं। बारात आने पर खाना खाने के लिए सिर्फ बाराती रह जाते हैं। बारातियों का खाना किसी हाल में नहीं, बल्कि गली के किसी बड़े मकान को एक दिन के लिए खाली कराकर उसके अंदर खिलाया जाता है। शहर से बारात अभी पहुंची नहीं थी, मगर मैं खाना खाकर फारिग हो चुका था। इस गांव से मेरे बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। जब तक बारात शहर से आ जाए, मैंने सोचा इन बचपन की यादों को फिर से ताज़ा कर लिया जाए। ये सोचकर मैं अकेला ही बाज़ार की तरफ निकल आया था। मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये मेन सड़क है। यहाँ खड़े होकर जिधर तक भी नज़र दौड़ाओ, दोनों अतराफ़ में दुकानें ही दुकानें हैं, जिनमें ज़्यादातर होटल हैं। इस सड़क पर कभी चंद दुकानें थीं और होटल भी गिनती के थे। शाही बाज़ार के नुक्कड़ से 2 या 3 दुकानें छोड़कर मेरे नाना इस्माइल की परचून की दुकान थी। उनके इंतकाल के बाद उनके भाई हकीम सुलेमान ने इस दुकान को संभाल लिया था। मैंने अपने नाना इस्माइल को नहीं देखा, मगर उनके भाई नाना हकीम सुलेमान को ही देखा था। वो दुकान अब ख़त्म हो चुकी है और वो दुकान 3 छोटी दुकानों में तब्दील हो चुकी है। मेरे सीधे हाथ की जानिब चंद दुकानों के बाद एक छोटी सी गली है। गली ख़त्म होने पर उसके दूसरे सिरे पर रेलवे स्टेशन है, जो अब उजड़ चुका है। स्टेशन की टूटी हुई खस्ता हाल इमारत और रेलवे की पटरियाँ इस बात की गमाज़ी करती हैं कि कभी यहाँ से ट्रेन गुजरा करती थी। अब रेलवे की जगह पर तजावज़ात कायम हो चुकी हैं। क़याम पाकिस्तान से कबल इस इलाके में हिंदुओं की आबादी थी। इन गलियों में मकानात सारे एक ही तर्ज पर बने हुए थे। दरवाजे के एक जानिब बाथरूम, दरवाजे की दूसरी जानिब बैठक, सहन और कमरे के दरमियान मिट्टी का चूल्हा हुआ करता था, जबकि दूसरी जानिब सुराही या मटके किसी चीज़ पर रखे होते थे और उन पर ग्लास रखा होता था। सोने के कमरे के साथ ही एक छोटा कमरा होता जिसमें सामान रखा होता और एक हिस्से को रात में बाथरूम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। ख़वातीन और लड़कियों के लिए तफरीह सिर्फ रेडियो था, जो सेल से चला करता था। खाना पकाते हुए या लस्सी बनाते हुए उस रेडियो को ऑन कर देती थीं। रेडियो से गाने या नई आने वाली फ़िल्म की मुख्तसर कहानी और गाने ख़वातीन में मकबूल थे। इन फ़िल्मों की कहानी और गाने सुनकर ख़वातीन प्रोग्राम बनाया करती थीं। हैदराबाद जाने पर सिनेमा में ये फ़िल्म ज़रूर देखनी है। बच्चों की तफरीह गर्मियों में जाकर नहर में नहाना, कंचे खेलना, लट्टू चलाना, गधों को छेड़ना या उनकी सवारी करना। इन सब खेलों में एक खेल बड़ा मकबूल हुआ, लेकिन ज़्यादा चल नहीं सका। वो खेल ये था कि किसी भी एक बच्चे को पुराना सा सेहरा पहनाकर गधे पर बिठाकर सड़क और गलियों की सैर कराना। गधे के पीछे बच्चे बाराती होते थे। फालसे के मौसम में जब शाम को फालसे बेचने वाला गली में आता था, वो बच्चों के पास पैसे न होने पर उनसे गंदम लेकर फालसे दे देता था। बच्चे खूब फालसे खाते और कुछ शरबत बनाकर पीते थे। गर्मी के दिनों में रात में थके हारे बूढ़े और जवान गली में चारपाई पर बैठ जाते थे। दिन भर की मसरूफियात पर तबादला ख्याल करते थे। किस्से कहानियों के दौर चलते। दरमियान में हुक्का रखा होता। जिनको बीड़ी पीने का शौक़ था, वो हुक्के की मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर कश लगाते थे। रेडियो से ख़बरें सुनकर मुल्की हालात से बाखबर रहते थे। रात के जैसे ही 9 बजते सब अपने अपने घरों को लौट जाते।
जल्द सो जाने से उन्हें फजर की नमाज पढ़ने में आसानी रहती थी। उन्हीं गलियों में मेरे नाना इस्माइल का घर था, जिसमें उनके बड़े भाई हकीम सुलेमान भी रहते थे। मेरे नाना की 2 शादियां थीं। पहली बीवी से मेरी वालदा बरकत और खाला खातून पैदा हुई थी। पहली बीवी के इंतकाल पर दूसरी शादी की, लेकिन उससे कोई औलाद नहीं हुई और उनका भी इंतकाल हो गया। बेटों की हैदराबाद में शादियां हो जाने पर वो इस फ़र्ज़ से फारिग हो गए थे। उनके इंतकाल हो जाने पर उनकी परचून की दुकान हकीम सुलेमान ने संभाल ली थी। वो अकेले ही थे। उनकी बीवी और 3 लड़कों का इंतकाल हो गया था, जिसके बाद उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। दूसरी शादी ना करने की वजह मायूसी थी। उनके यहाँ सेहतमंद बच्चे पैदा होते थे, लेकिन कुछ माह जीकर इंतकाल कर जाते। हम सब बहन भाई 2 माह की छुट्टियाँ गुजारने न्यू सईदाबाद ज़रूर जाते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैंने नाना के घर में एक काले सांप को पहली बार देखा, वो बहुत तेज़ी से बैठक के अंदर से निकला और चूल्हे के करीब आटा पीसने की चक्की के नीचे छुप गया। मैं उस वक्त चक्की के पास बिछी चारपाई पर बैठा हुआ था। काले सांप को देखकर मेरे जिस्म में कपकपी तारी हो गई थी। मैं चारपाई पर सहमा बैठा हुआ था। सांप चक्की के नीचे से निकला और कमरे के अंदर चला गया। सांप के कमरे के अंदर जाने पर मेरा खौफ ज़रूर कुछ कम हो गया था, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ था। वालदा साहिबा जब पड़ोस से आईं तो मैंने उन्हें सांप के बारे में बताया। सांप के ज़िक्र पर वो मुस्कुराते हुए बोली, इस सांप से डरने की ज़रूरत नहीं, ये कुछ नहीं कहेगा। वो क्यों? ये सांप मैं उस वक्त से देख रही हूँ जब से मैंने होश संभाला है। उसने आज तक किसी इंसान को नहीं काटा है। यह बैठक में ही रहता है, इसीलिए हमने बैठक को इस्तेमाल करने की बजाय इसमें काट कबाड़ और फालतू सामान डाला हुआ है। उस दिन के बाद मैंने बारहा उस काले सांप को देखा। वो तेज़ी से बैठक से आटे की चक्की के नीचे आता, फिर कमरे के अंदर से होता हुआ रात के वक्त में बाथरूम के तौर पर इस्तेमाल होने वाले छोटे कमरे के अंदर चला जाता। उस कमरे में एक सुराख था जिसके अंदर वो जाता था, लेकिन हम में से किसी को भी उसने कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। उस सांप के लिए मशहूर था कि ये कोई आम सांप नहीं है, बल्कि इस घर में ख़जाना दफन है जिसकी ये निगरानी करता है। उस सांप के हवाले से एक वाक़या भी मशहूर है कि सांप यूसुफ उर्फ जूसा के भैंस के बाड़े में रात की तारीकी में छुपकर उसकी भैंसों का दूध रोज़ाना पी जाता था। एक रात जूसा की आँख खुल गई। वो घर के बाहर गली में चारपाई बिछाकर सोता था। घर के सामने भैंसों के बाड़े में उसे रोशनी नजर आई। दिन का समा लग रहा था। उसने आंखें मलकर देखा कहीं वो ख्वाब तो नहीं देख रहा, लेकिन यह हकीकत थी। वो खामोशी से चारपाई से उठा और बाड़े की जानिब बढ़ा। जूसा को देखकर भैंसों ने शोर मचाया, जिससे सांप घबराकर भाग उठा और अपना मनका वहीं छोड़कर चला गया। मनका से रोशनी फूट रही थी। वो ये देखकर हैरान रह गया। वो छोटा सा गोल सा पत्थर की तरह की चीज़ थी जिससे रोशनी फूट रही थी। वो समझ गया कि ये ज़रूर सांप का मनका है। जूसा ने फ़ौरन इस मनके को अपनी जेब में रख लिया और घर में लाकर छुपा दिया। दूसरे दिन जूसा की बीवी सकीना खाला के मुंह से ये वाक़या निकल गया, जिस पर न्यू सईदाबाद की औरतें वो मनका देखने को टूट पड़ीं कि हमें भी वो मनका दिखाओ कि देखें कैसा होता है। जूसा भी उसी वक्त घर में काम से लौटा था और उसे जब पता चला कि ये औरतें मनका देखने आई हैं तो वो बीवी पर गर्म हो गया और औरतों को बताया कि इसका दिमाग चल गया है, हमारे पास कोई मनका नहीं है। जूसा को अपनी बीवी पर गर्म होता देखकर औरतें एक एक करके वहाँ से खिसक गईं। जूसा ने सारी ज़िंदगी इस बात से इनकार ही किया कि इसके पास मनका है, लेकिन लोग यही कहते हैं कि सांप का मनका मिलने से जूसा ने बहुत तरक्की की और इससे पहले उसके पास इतना माल नहीं था। मेरी वालदा बच्चों की स्कूल की छुट्टियां गुजारने न्यू सईदाबाद आई हुई थी। इस वाक़े पर तबसरा करते हुए उन्होंने गांव की औरतों से कहा, ये सांप बरसों से हमारे घर में है और फ़ायदा पड़ोसियों को पहुंचा रहा है। रात को वो जब सोईं तो ख्वाब में वही सांप नज़र आया। वो सांप इंसानी आवाज़ में बोला, तू क्यों गम करती है? इस घर में इतना ख़जाना दफन है कि अगर तेरी 7 पुश्तें भी खाएं फिर भी कम नहीं होगा। दिन के 12 बजे से इनको खोदना शुरू कर दे, सारा ख़जाना तेरा हो जाएगा। लेकिन मेरी एक शर्त है कि ज़मीन खोदने से पहले तू मेरे नाम का दूध और मछली पर न्याज दिला दे। वालदा मोहतरमा ये ख्वाब देखकर बड़ी खुश हुई कि सांप ने अपना ख़जाना देने का कह दिया है और कोई भींट भी नहीं मांगी, वरना ऐसे ख़जानों के मुहाफ़िज़ सांप भींट लिए बगैर ख़जाना नहीं लेने देते। मेरे वालिद अब्दुल जब्बार को मुताले का बहुत शौक़ था। उर्दू और अंग्रेज़ी की किताबें
बहुत आसानी से पढ़ लिया करते थे। उस दौर में अंग्रेज़ी दूर की बात, लोगों को सही से उर्दू पढ़ना नहीं आती थी। इस ख्वाब की ताबीर उन्होंने वालदा मोहतरमा को बताते हुए कहा, सांप ने दूध और मछली की न्याज का जो कहा है, उससे इसकी मुराद पहला लड़का और पहली लड़की की भेंट है। क्या तुम इस ख़जाने को हासिल करने को अपनी औलाद की भेंट दोगी? ख्वाब की ताबीर सुनकर वालदा मोहतरमा डर गईं और बोली, अपनी औलाद की भेंट देकर ख़जाना हासिल करने से बेहतर है मैं रोटी और चटनी से खाना खाना मंजूर कर लूँगी, लेकिन अपनी औलाद की भेंट किसी सूरत नहीं दूँगी। नाना इस्माइल के घर में एक नीम का घना दरख्त भी था, जिसकी कई शाखें थीं। उन शाखों पर लगने वाली छोटी छोटी नीम की गुठलियाँ, जिन्हें बच्चे नीम की निस्बत से नमोलियाँ कहते थे, उन गुठलियों में बच्चों के लिए बड़ी कशिश होती थी। बच्चे सुबह सुबह घर का दरवाज़ा खुला देखकर घर में घुस जाते और ज़मीन पर पड़ी पकी हुई गुठलियों को अपनी झोली भरने लगते, ताकि उन्हें वो चूस कर आम का सा मज़ा ले सकें। ज़रा सी आहट पर बच्चे घबरा कर भाग जाते कि कहीं कोई उनकी चोरी न पकड़ ले। नीम के दरख्त के पास कच्ची ज़मीन होने पर जगह ठंडी होती थी। उस जगह पर पालतू कुतिया आराम किया करती थी। बज़ाहिर वो आंखें बंद किए सोई होती थी और ऐसा महसूस होता कि वो गहरी नींद में है। ज़रा सी आहट पर चौंक कर आंखें खोल देती थी। उससे बातें करने पर इस तरह से सुनती जैसे वो हमारी बात को बड़ी तवज्जो से सुन और समझ रही है। एक बार कुत्ता मार मुहिम चल रही थी। कुत्तों को जहर देकर हलाक किया जा रहा था। वालदा मोहतरमा ने कुतिया को मुखातिब किया कि आज बाहर नहीं जाना, कुत्तों को जहर देकर हलाक किया जा रहा है। उसने वालदा मोहतरमा को ऐसे देखा जैसे वो उनकी बात समझ गई हो, और उस रोज़ वो पूरा दिन घर से बाहर ही नहीं निकली। नीम के दरख्त के सामने एक लकड़ी का तख्त हर वक्त बिछा रहता था, जिस पर बच्चे खेलते थे। बड़े भी गर्मियों में हवा खाने को बैठ जाते थे। नीम का दरख्त मेरे लिए बड़ी कशिश का बायस था। मैं नीम के दरख्त पर आने वाले परिंदों, जिनमें मैना, कोयल, कौवे, तोता, चिड़िया, चील, कबूतर और फाख्ता समेत मुख्तलिफ परिंदे उस पर आकर बैठा करते थे, मैं उन्हीं परिंदों को देख देख कर खुश होता था। इन परिंदों में चिड़िया ऐसा परिंदा है जो ज़मीन पर दाना चुगने को आ जाती थी। मैंने बचपन में चिड़िया को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कभी हाथ नहीं आई। एक दिन सुबह के वक्त मेरी वालदा पड़ोस में गई हुई थी। मेरे बड़े भाई मोहम्मद सलीम, मोहम्मद जमील, बहन जमीला और पड़ोसियों के बच्चे सहन में खेल रहे थे। हम छोटे बच्चे तख्त पर बैठे हुए उन्हें देख रहे थे। अचानक कमरे के साथ छोटा कमरा, जो रात में बाथरूम के तौर पर इस्तेमाल होता था, उससे चूज़े के चीखने की आवाज़ आने लगी। उन दिनों गांव में लोग बकरे, मुर्गी, बकरी, खरगोश इसलिए पालते थे कि अचानक मेहमान आ जाने की सूरत में उन्हें ज़िबा करके मेहमानदारी कर सकें। घर में चीज़ होने पर कोई परेशानी भी नहीं होती थी। हमारे चूज़े छोटे कमरे में दाना चुग रहे थे। वहाँ से चूज़े की आवाज़ आने पर मेरे भाई सलीम ने देखा कि कोई चीज़ छोटे सुराख में से चूज़े को अंदर खींचने की कोशिश कर रही है। उसने फ़ौरन से चूज़े को पकड़कर बाहर की तरफ खींचा। चूज़े के साथ उसको खींचने वाला वही काला सांप था। सांप शदीद गुस्से में था। वो तेज़ी से मेरे भाई सलीम की तरफ लपका, मगर बच्चों ने सांप सांप का शोर मचा दिया। मेरा भाई, जिसके सांप को देखकर औसान खता हो गए थे, बच्चों के शोर पर उसे हौसला हुआ और बाहर की जानिब लपका। दूसरे बच्चे भी सांप सांप कहते बाहर निकल गए। सांप का शोर सुनकर हम छोटे बच्चे तख्त पर बैठे सहम गए। मोहल्ले वालों ने जब सांप सांप का शोर सुना, वो भी घर में आ गए, लेकिन सांप चूज़े समेत गायब हो चुका था। सब मायूस होकर चले गए। मगरिब के वक्त नाना सुलेमान दुकान बंद करके आ गए। उन्हें भी मोहल्ले वालों के ज़रिए से सुबह के वाक़ये का इल्म हो गया था। इस वाक़ये का सुनकर उन्हें तशवीश हुई कि कहीं वो सांप गुस्से में किसी बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। इस सुराख में आग के दहकते कोयले डाल दिए ताकि वो सांप आग से जल भुनकर मर जाए। इतना कुछ करने पर भी वो सांप जिंदा रहा। उसे ज़रा सा भी आग ने नुकसान ना पहुंचाया था। इस वाक़ये के चंद दिन बाद गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म होने पर हम अपने घर हैदराबाद आ गए। उन दिनों न्यू सईदाबाद में गंदम की फसल कटने पर साल भर तक इस्तेमाल होने तक गंदम का स्टॉक घर में कर लिया जाता था और ज़रूरत की इस्तेमाल की चीज़ें जमा की जाती थीं। बाज़ घरों में अब भी ये रुझान है। इस तरह उन्हें सारा साल चीज़ें लाने से निजात मिल जाती है। गंदम ख़राब भी नहीं होती। हस्बे ज़रूरत गंदम को चक्की में पीस लिया जाता था। मेरे नाना हकीम सुलेमान ने भी मकान में साल भर का स्टॉक कर रखा था। वो किसी काम से हैदराबाद आए थे। शाम को देर हो जाने पर उनकी बस निकल गई थी।
اس لیے وہ حیدرآباد میں ہی رک گئے۔ دوسرے دن جب وہ نیو سعید آباد پہنچے، انہیں معلوم ہوا کہ رات میں ہمارے نانا کے مکان سے 3 گھر چھوڑ کر چوتھے گھر میں رہنے والے 2 بھائیوں شبراتی اور رمضان نے تالا توڑ کر گھر پر قبضہ کر لیا ہے اور مکان سے کسی بھی صورت میں قبضہ چھوڑنے کو تیار نہ تھے۔ پولیس کی مدد حاصل کرنے پر گلی کے لوگ جمع ہو گئے۔ پولیس جب شبراتی کو گرفتار کر کے لے جانے لگی تو اس نے کلمہ پڑھ کر کہا کہ یہ گھر اس کا ہے اور حکیم سلیمان اس کے پاس رہتا ہے۔ اس پر وہاں موجود لوگوں اور نانا حکیم سلیمان نے کلمہ پڑھنے پر اس کو سامان، گھر میں موجود رقم سمیت مکان دے دیا اور پھر کبھی پلٹ کر اس مکان کی طرف دیکھا نہیں۔ وہ حیدرآباد میں ہمارے گھر چلے آئے، یہی ان کا انتقال ہوا۔ لیکن کلمہ پڑھ کر مکان حاصل کرنے والے شبراتی کے گھر پر مصیبتیں ٹوٹ پڑیں اور پریشانیوں نے وہاں ڈیرا جما لیا۔ شبراتی اور اس کا بھائی اس دنیا میں نہیں۔ سنا ہے اب اس گھر میں شبراتی کا پوتا رہتا ہے جو کہ نشئی ہو گیا ہے۔ مکان میں مشکوک لوگوں کی آمد و رفت رہتی ہے۔ مکان پر بظاہر قبضہ عام سی بات لگتی ہے کہ پڑوسیوں نے لالچ میں آ کر قبضہ کر لیا کہ حکیم سلیمان کے کوئی وارث ہے نہیں، اس لیے مکان پر قبضہ آسان رہے گا۔ مگر یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ یہ واقعہ اس واقعے کے بعد ہی کیوں ہوا؟ وہ پہلے بھی مکان پر قبضہ کر سکتے تھے۔ سام کے بل میں آگ کے کوئلے ڈالنے کے بعد ہی کیوں مکان پر قبضہ ہوا؟ یہ بات آج تک ذہن قبول نہیں کر سکا۔ ایسا لگتا ہے دونوں واقعات ایک دوسرے کی کڑی ہیں۔ سانپ کی ناراضگی کے بعد ہی مکان پر قبضہ ہوا۔ اس مکان پر قبضہ کیا ہوا ہمارا نیو سعید آباد جانا ہی چھوٹ گیا۔ کئی سال گزر جاتے ہیں، نیو سعید آباد جانا ہی نہیں ہوتا۔ کبھی کبھار کسی شادی کی تقریب منعقد ہونے پر ہی گھر والوں کا نیو سعید آباد جانا ہوتا ہے۔ میری صحافتی مصروفیات کے سبب میں نے مجبوری ہی میں 40 سالوں میں چند ہی شادی کی تقریبات میں شرکت کی ہوگی۔ اچانک میرے موبائل پر میرے کزن کی مس کال آ گئی، جس کا مطلب تھا کہ شہر سے بارات پہنچ چکی ہے اور مجھے فوری وہاں پہنچنا ہے۔ میں ماضی سے حال میں آ چکا تھا اور میرے قدم شادی والے گھر کی طرف اٹھ رہے تھے، جو کبھی گلی نمبر 8 ہوا کرتی تھی۔ اب نیو سعید آباد اتنا پھیل چکا ہے کہ گلیاں گننا مشکل ہو گیا ہے۔